अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने अपलोड कर रखी हैं, लेकिन उनमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए, सिर्फ MCQs को टैकल किया था। लेकिन इस रिव्यू एक्सरसाइज में मैं ना सिर्फ MCQs बल्कि इसमें रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी टैकल करूँगा। यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसको भी इसमें हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले MCQ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंटेग्रल ऑफ f पावर n x nth f डेरिवेटिव एट x dx किसके इक्वल होता है जबकि n नॉट इक्वल टू -1 हो। तो ये जस्ट पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है। मैंने शुरू में ही आपको ये फार्मूला बता दिया था जब चैप्टर शुरू किया था कि f पावर n और साथ में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद हो, लेकिन ये जो n है ये -1 नहीं होना चाहिए, तो उस सूरत में पावर एक बढ़ जाती है। यानी ये बन जाता है f पावर n+1, यानी n+1th डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय n+1 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ज़रा इन दोनों को देखें, a और d। मैंने गलती से a को टिक कर दिया है, क्यों? साथ में c नहीं था, लेकिन यहाँ पर साथ में c मौजूद है, तो इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो d है, ना कि a है। लेकिन अगर n-1 के इक्वल हो जाए, जैसे पार्ट नंबर 2 में है, इसमें देखिए अगर n-1 के इक्वल है तो अब ये कुछ यूँ लिखा जाएगा, इंटेग्रल ऑफ f डेरिवेटिव एट x एंड डिवाइडेड बाय, चूँकि n-1 के इक्वल है तो उसे नीचे ले जाते हैं, तो ये जस्ट f ऑफ x बन जाएगा और साथ में dx होगा। अब आप देखें, फंक्शन नीचे मौजूद है डिनोमिनेटर में और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये नेचुरल लॉग बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए, इंटेग्रल ऑफ x पावर n dx वेयर n इज इक्वल टू -1। इसको अगर हम दोबारा सॉल्व करें तो लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x एंड dx, जो कि x की पावर -1 है तो उसे नीचे ले गया 1/x। अब नीचे x है, ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x मॉड एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पर इनमें जो राइट ऑप्शन है वो डी लग रहा है, हालांकि इसके साथ एक्स मॉड भी होना चाहिए था। पार्ट नंबर 4 है इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब आप देखें, साइन एक्स मौजूद है, साथ में साइन एक्स का डेरिवेटिव भी मौजूद है, यानी एक फंक्शन है, साइन एक्स एक फंक्शन है जिसकी पावर 1 है, और साथ में साइन एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है जो कि कॉज एक्स होता है, और यहाँ पर है डी एक्स। तो जब फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो फंक्शन की एक पावर इंक्रीज हो जाती है, तो ये बन जाएगा साइन एक्स, इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस सी। अब ये साइन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस सी। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है इनमें तो कोई भी नहीं लग रहा, तो इसका एक और हल है, यानी इन्होंने इस तरह से सॉल्व नहीं किया बल्कि डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज़ किया है। तो आइए ज़रा उस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से भी बनाई जा सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। ओके, अगर हम डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ करें तो हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। हम ऐसा करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये 2 साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1/2 एंड इंटेग्रल ऑफ साइन 2x, साथ में dx भी है, तो साइन 2x इसका एंगल है 2x जिसका डेरिवेटिव होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं, तो आउटसाइड 1/4 बन जाएगा, इनसाइड बन जाएगा साइन 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और साथ में dx। अब हम साइन x का इंटेग्रल ले सकते हैं जो कि माइनस कॉज होता है, तो ये 1/4 एज इट इज़ होगा, यहाँ पर बन जाएगा माइनस कॉज 2x, सॉरी मैं 4 लिख रहा था, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डी है। इस तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देखिए, इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखने में ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है नहीं। कैसे, देखिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर सेम, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जस्ट एक्स स्क्वायर रह जाएगा और साथ में होगा डी एक्स। तो ये बन गया इंटेग्रल ऑफ एक्स पावर 4 डी एक्स, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है,
इसे हम लिख सकते हैं एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस सी अकॉर्डिंग टू पावर रूल। सो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखिए, इंटेग्रल ऑफ ई पावर नेचुरल लॉग एक्स क्यूब डी एक्स। अब ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग दोनों मौजूद हैं, तो क्यों ना हम इनको यहाँ कैंसिल कर दें। लिखना नहीं है यहाँ पे, वैसे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, जो कि इक्वल होता है एक्स पावर 4/4 प्लस सी। तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको आपने अलग अलग इंटीग्रेट नहीं करना, बल्कि यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है ये सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। सो ये बन गया इंटेग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इंटेग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स जो कि टेन एक्स के इक्वल होता है। सो टेन एक्स प्लस सी, इसका राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें है इंटेग्रल ऑफ 2 ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर एक्स एंड डी एक्स। ऐसा करते हैं कि ये जो 2 है इसको हम आउटसाइड ले जाते हैं, ये बन जाएगा 2 इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर एक्स एंड डी एक्स। अब आप ज़रा गौर करें, नीचे एक फंक्शन मौजूद है 1 प्लस ई पावर एक्स, जिसका डेरिवेटिव होता है ई पावर एक्स, जो कि ऊपर मौजूद है। तो ये बन जाएगा 2 एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख चुके हैं कि अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में मौजूद हो और फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो, यानी ऊपर मौजूद हो, तो उस सूरत में नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन बना दिया जाता है। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स बन गया, और 1 प्लस ई पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा देने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है। नेक्स्ट देखिए नंबर 9, इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स प्लस 3 नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब एंड डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करें, मुझे तो ये देख के थोड़ा सा डर लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन लग रहा है, लेकिन परेशान नहीं होना। देखिए हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स एंड ई पावर 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और साथ में मौजूद है डी एक्स भी। ओके, अब ये क्या किया हमने, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया है। ई पावर ए प्लस बी इक्वल होता है ई पावर ए इंटू ई पावर बी। सो ये जो ई पावर 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, इसको अब हम दोबारा यूँ लिखेंगे ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ई पावर 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसको हम लिखेंगे ई रेज टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर 3, और साथ में डी एक्स एज इट इज़। यहाँ पर हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए नेचुरल लॉग ऑफ बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ बी पावर ए, यानी जो नेचुरल लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो पावर में चला जाता है। सेम यहाँ पर हमने किया कि ये जो 3 पहले मल्टीप्लाई हो रहा था ये अब पावर में चला गया, एक्स पावर 3 बन गया, और ई और नेचुरल लॉग तो कैंसिल हो जाएंगे। ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब एंड डी एक्स। अब तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स जो कि ई पावर एक्स प्लस सी के इक्वल है। तो इस तरह हमें राइट ऑप्शन बी मिल गया। नेक्स्ट नंबर 10 देखिए, इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स मल्टीप्लाई ई पावर साइन एक्स एंड डी एक्स। तो ये भी बड़ा आसान है। यहाँ पर हम नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एल एन ऑफ ए बी, जो कि इक्वल होता है एल एन ए प्लस एल एन बी। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर साइन एक्स एंड डी एक्स। अब नेचुरल लॉग और ई कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो बाकी क्या रह जाएगा, ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स। और ये बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। इंटेग्रल ऑफ एक्स जो कि होता है एक्स स्क्वायर ओवर 2, साइन एक्स का इंटेग्रल होता है माइनस कॉज एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो राइट ऑप्शन सी है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय कोसेकेंट इनवर्स एक्स डी एक्स। अब पहली बात जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो ये है कि नीचे जो फंक्शन मौजूद है कहीं ऊपर उसका डेरिवेटिव तो नहीं है। नीचे कोसेकेंट इनवर्स एक्स है, ऊपर उसका डेरिवेटिव। कोसेकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है,
कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है -1 डिवाइडेड बाय एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो ऊपर 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 तो पहले से मौजूद है, तो जस्ट एक माइनस साथ में आ जाए तो काम बन सकता है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई करते हैं और आउटसाइड भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब नीचे एक फंक्शन मौजूद है कोसिकेंट इनवर्स एक्स, जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो अगर फंक्शन नीचे मौजूद हो, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, यानी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स एंड प्लस सी। अब ये तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो ऐसा करें, ये जो नेगेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है इसे पावर में ले जाएं। एक्चुअली ये -1 है, तो जब हम इसे यहाँ से हटाएंगे तो ये यहाँ पर पावर में -1 बन जाएगा। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स देन इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस। तो उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, कैपिटल एफ ऑफ बी। यहाँ बताया गया है कि कैपिटल एफ का जो डेरिवेटिव है वो स्मॉल एफ है, तो सादा सी बात है कि स्मॉल एफ का जो इंटेग्रल होगा वो कैपिटल एफ होगा। तो चूंकि लिमिट्स भी हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इंटेग्रल फ्रॉम -50 to 50 एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स। अब इसका एक तरीका तो ये है कि हम इसको सॉल्व करें और फिर देखें कि आंसर क्या आ रहा है, लेकिन इसका शॉर्टकट वे है, हम पहले ये देख चुके हैं कि इंटेग्रल फ्रॉम -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये 0 के इक्वल होता है। कब? अगर ये जो फंक्शन f है ये ऑड हो, यानी f ऑफ -x अगर इक्वल हो -f ऑफ x, तो उस सूरत में इंटेग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx 0 के इक्वल होता है। नो डाउट आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो क्यों ना ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया जाए। तो अब आप देखें, लोअर लिमिट -50 है, अपर लिमिट 50 है, और ये जो फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये एक ऑड फंक्शन है। अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स मान लें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो एफ ऑफ -x इक्वल होगा -x होल क्यूब प्लस इंटू -x, ये बन जाएगा -x क्यूब -x, जो कि इक्वल है माइनस इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ये अगेन माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हुआ है। तो चूंकि ये फंक्शन ऑड है, तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये इंटेग्रल 0 के इक्वल है, तो हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 0 बता सकते हैं। ओके, इसके बाद नंबर 14 देखिए। इंटेग्रल फ्रॉम -π/2 to π/2 साइन पावर 9x कॉस पावर 11x dx। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है ये आपको तब इस्तेमाल करनी चाहिए जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक दूसरे का नेगेटिव हो, और जब भी कोई क्वेश्चन में अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस तरह की हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि कहीं ये तो नहीं अप्लाई होता। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, लोअर लिमिट -π/2 और अपर लिमिट π/2 है, तो फिर देखते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये वाला फंक्शन एक ऑड फंक्शन, और अच्छा है कि ये ऑड हो ताकि हम डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकें। अच्छा, तो अगर हम फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पावर 9x एंड कॉस पावर 11x, तो एफ ऑफ -x किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा साइन ऑफ -x पावर 9 एंड कॉज ऑफ -x पावर 11। ओके, फर्दर सॉल्व करें। साइन ऑफ -x माइनस साइन x के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन x पावर 9, और cos इंटू -x cos x के इक्वल होता है, तो ये cos x पावर 11 बन जाएगा। सो माइनस पावर 9 इज माइनस, साइन पावर 9x एज इट इज़ और cos पावर 11x एज इट इज़। तो ये पूरा फंक्शन f ऑफ x है लेकिन नेगेटिव के साथ, सो नेगेटिव f ऑफ x हमें मिल गया। तो हमने देखा कि ये जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है, और अगर ऑड फंक्शन हो और उसकी लिमिट्स इंटीग्रेट कर रहे हो आप, लिमिट -a से +a तक, तो ये 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें आंसर सी मिल गया। ओके, नेक्स्ट नंबर 15 देखिए। इसमें हमें फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। इंटेग्रल फ्रॉम -π/2 to π/2 साइन पावर 10x कॉस पावर 11x एंड dx। तो फिर इस फंक्शन के बारे में देखते हैं कि क्या ये इवन है या ऑड है। अगर मैं मान लूँ कि ये एफ ऑफ एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन पावर 10x और कॉस पावर 11x,
तो जब हम एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये इक्वल होगा साइन इंटू माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स होता है लेकिन पावर 10 होने की वजह से ये अगेन पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये अगेन साइन पावर 10x बनेगा और कॉस पावर 11x रहेगा, यानी ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स, तो उस सूरत में इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सॉरी माइनस ए टू ए, इंटेग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला इंटेग्रल इक्वल होना चाहिए 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 एंड साइन पावर 10x कॉस पावर 11x एंड dx। अगर ये ऑड फंक्शन होता तो फिर तो इसका आंसर 0 आता, लेकिन चूंकि ये फंक्शन इवन है तो इस वजह से ये इंटेग्रल 2 टाइम 0 टू पाई बाई 2 इंटेग्रल की इक्वल है। सो राइट ऑप्शन डी है। नंबर 16, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल माइनस ए टू x इक्वल 1 इज माइनस 1 टू 1 इज। अब देखिए हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और हमारे पास किसी फंक्शन f ऑफ x का ये ग्राफ हो, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x, और यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। तो अगर हमें ये वाला एरिया फाइंड करना हो, यानी उस कर्व से नीचे और x एक्सिस से ऊपर एरिया फाइंड करना हो, तो वो ये होता है इंटेग्रल फ्रॉम a टू b y dx, यानी उस फंक्शन को इस इंटरवल पर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास उसका एरिया होगा। तो यहाँ x कहाँ से शुरू हो रहा है, -1 से 1 तक, तो इसका मतलब यहाँ पर एरिया होना चाहिए इंटेग्रल फ्रॉम -1 टू 1, फंक्शन क्या है नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x स्क्वायर और साथ में है dx। तो एक्चुअली हमने ये वाला इंटेग्रल इवेलुएट करना है, नेचुरल लॉग और e को तो कैंसिल करें, ये बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम -1 टू 1 ऑफ x स्क्वायर dx। सो x स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और इसकी लिमिट्स होंगी -1 से 1 तक। अपर लिमिट पुट करते हैं 1/3 बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट भी -1/3 है, क्योंकि -1 पावर 3 -1 है, तो 1/3 प्लस 1/3 जो कि 2/3 के इक्वल है। तो यहाँ राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट नंबर 17 है इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ डेफिनेट इंटेग्रल की प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम इनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जगह बदल दें तो बाहर नेगेटिव का साइन आ जाता है, तो ये ए तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि बाहर नेगेटिव भी लगाया गया है और लिमिट्स भी चेंज नहीं की गई। यहाँ बी भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये बी टू ए है लेकिन बाहर नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ राइट ऑप्शन सी है, यानी नेगेटिव इंटेग्रल फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, नेक्स्ट नंबर 18 देखिए, इंटेग्रल है 2 टू 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x पावर -1/2 dx। अब अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे, इसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले ये नोट नहीं करेंगे कि ये दोनों लिमिट्स तो सेम है और हम जानते हैं कि अगर लिमिट्स सेम हो तो इंटेग्रल 0 के इक्वल होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं इसको सॉल्व करने की, जस्ट आप इसको लिख दें कि दिस इज 0। वजह क्या है, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है। नेक्स्ट नंबर 19 है इंटेग्रल फ्रॉम -2 टू 2x पावर 5 माइनस x³ प्लस x होल पावर 5 इंटू 5x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, आप देखें लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक दूसरे का नेगेटिव है, तो इस सारे फंक्शन को देखें कि ये फंक्शन कैसा है, क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर मैं इसमें हर x की जगह -x पुट कर दूं, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 5 माइनस x³ प्लस x होल पावर 5 एंड 5x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। अगर हर x को -x पुट किया जाए तो ये बन जाएगा f ऑफ -x इज इक्वल टू x पावर -5, जब x की जगह -1 होगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और x पावर 5 बन जाएगा। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस x पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि पावर ऑड है ना तो इसलिए नेगेटिव बाहर आ जाना है, और ये -x है और होल पावर 5, और इसमें नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये 5x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 1 ही रहेगा। अच्छा, ये जो पावर 5 के इन साइड है, इन तमाम में से अगर हम -1 कॉमन लें तो यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस इंटू एक्स पावर 5
माइनस में एक्स क्यूब प्लस का एक्स और सारे की पावर 5, या यहाँ पर हम लिख देते हैं पावर 5 एंड 5x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। अच्छा, ये माइनस पावर 5 लेने से भी माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस एक्स पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स होल पावर 5 इंटू 5x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो बड़ा आसान काम हो गया, ये तो वही फंक्शन है जो पहले हम एफ ऑफ एक्स सपोज कर चुके हैं, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हुआ माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी ये फंक्शन तो ऑड है। और अगर इंटेग्रल में लिमिट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक दूसरे का नेगेटिव हो और इंटीग्रैंड ऑड फंक्शन हो तो ये ज़ीरो के इक्वल होता है। सो राइट ऑप्शन इज़ बी। अब अक्सर लोग इसको सॉल्व भी करेंगे पावर रूल के अकॉर्डिंग, वैसे कर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा अच्छा है तो इसलिए मैंने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज, इसका लास्ट एमसीक्यू है इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर a एंड प्लस सी। सो राइट ऑप्शन सी है, ये जस्ट एक फार्मूला है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसका पहला पार्ट है जिसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ 3x पावर 5 एंड dx। ऐसा करते हैं कि इस इंटेग्रल को हम ये लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल आई है और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इंटेग्रल आई कैन बी रिटन एज 3, चूँकि कांस्टेंट है तो इंटेग्रल से बाहर लिखा जा सकता है इंटेग्रल ऑफ x पावर 5 एंड dx। तो ये बन जाएगा 3, पावर रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया x पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो 3 2 ज़र 6, तो हमें आंसर मिल गया x पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x पावर n एंड dx को। तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि इंटेग्रल आई है। ये जस्ट आई लिखने का फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ता, जस्ट आई लिख कर हम आगे चले जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम ये एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ a पावर b जो कि इक्वल होता है b नेचुरल लॉग ऑफ a, यानी जो पावर है वो नेचुरल लॉग से पहले लिखी जा सकती है। तो इसी तरह यहाँ ये जो पावर n है इसे हम इस नेचुरल लॉग ऑफ x से पहले लिख सकते हैं। तो इंटेग्रल i को अब हम लिखेंगे कि दिस इज़ इंटेग्रल ऑफ x मल्टीप्लाई विद n नेचुरल लॉग ऑफ x एंड dx। तो चूँकि n एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसे इंटेग्रल से बाहर भी लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा n इंटेग्रल ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x एंड dx। अब इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ दो फंक्शन गिवन है, एक x है, एक नेचुरल लॉग ऑफ x है। तो हम यहाँ से एक फंक्शन u सपोज करेंगे और एक फंक्शन dv सपोज करेंगे। हम यहाँ लेट करते हैं कि u इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x एंड dv इज़ इक्वल टू x dx। सो du इक्वल हुआ 1/x, dx डेरिवेटिव लिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो इंटेग्रल i विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, n एज इट इज़ बाहर रहेगा। इनसाइड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इंटेग्रल ऑफ u dv इक्वल होता है uv माइनस इंटेग्रल ऑफ v du। ओके, तो ये बन जाएगा uv यानी नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर ओवर 2 माइनस इंटेग्रल ऑफ v एंड du। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटेग्रल i इक्वल होगा n मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस इस एक x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा और इंटेग्रल होगा इंटेग्रल ऑफ x dx जो कि होता है x स्क्वायर ओवर 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये इक्वल हुआ n इंटू एक्स स्क्वायर
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस सी। आप चाहें तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर लें। हम इनका एलसीएम लेते हैं n और इनसाइड एलसीएम होगा 4, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x एंड माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। यहाँ से कुछ कॉमन भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर और नीचे से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ x एंड माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा रिवायती क्वेश्चन नहीं है, ये उनसे थोड़ा सा हट के है। कैसे भला, देखिए हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ सीकेंट पावर 5x एंड dx। सीकेंट क्यूब x तक हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ये सीकेंट पावर 5x है तो हम इसे लेट करते हैं कि ये इंटेग्रल i के इक्वल है। अच्छा, बाज़ लोग इसको बाय रिडक्शन फार्मूला भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले मुकम्मल रिडक्शन फार्मूलाज को समझना होगा, तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा। सिंपली इसी इंटेग्रल को सॉल्व करने पर मेरा फोकस होगा। देखिए हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल i दैट इज़ इक्वल टू सीकेंट पावर 5 को हम लिख सकते हैं सीकेंट क्यूब x मल्टीप्लाई विद सीकेंट स्क्वायर x एंड dx। तो यहाँ पर अब दो फंक्शन है, एक सीकेंट क्यूब x है, एक सीकेंट स्क्वायर x है। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने वाले हैं। मैं यू सपोज करूँगा कि u इज़ इक्वल टू सीकेंट क्यूब x एंड डी वी इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x एंड साथ में dx भी। तो डी यू इक्वल होगा, डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पावर रूल सो 3 सीकेंट स्क्वायर x और फिर इस सीकेंट x का डेरिवेटिव जो कि है सीकेंट x टेंजेंट x और साथ में dx भी। इसी तरह इस डी वी को इंटीग्रेट करेंगे तो v मिलेगा और सीकेंट स्क्वायर x का इंटेग्रल होता है टेंजेंट x। यही वजह है कि हमने डी वी सीकेंट स्क्वायर x लिया है ताकि ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। सो इंटेग्रल i इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला यू वी यानी सीकेंट क्यूब x मल्टीप्लाई विद टेंजेंट x माइनस इंटेग्रल ऑफ v एंड डी यू, v जो कि है टेंजेंट x एंड डी यू जो कि है 3 सीकेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाई विद सीकेंट x टेंजेंट x एंड dx। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फार्मूले में इनको पुट किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला मैंने दोबारा नहीं लिखा चूँकि पहले बता चुका हूँ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इंटेग्रल i इक्वल है सीकेंट क्यूब x मल्टीप्लाई विद टेंजेंट x माइनस यहाँ से कांस्टेंट 3 है तो इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा और यहाँ रह जाएगा इंटेग्रल ऑफ टेंजेंट x तो टेंजेंट मल्टीप्लाई हो रहा है सो ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x एंड सीकेंट x तो ये बन जाएगा सीकेंट क्यूब x और साथ में मौजूद है dx भी। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इंटेग्रल i will be written as secant cube x tangent x and minus 3 टाइम इंटेग्रल ऑफ, ये जो टेंजेंट स्क्वायर x है हम एक फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। सो इसलिए टेन स्क्वायर x जो है वो इक्वल होगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो इस टेन स्क्वायर x की जगह हम ये पुट करने वाले हैं, हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 और मल्टीप्लाई विद सीकेंट क्यूब x dx। सो अब इंटेग्रल i लिखा जाएगा इक्वल टू सीकेंट क्यूब x टेंजेंट x माइनस 3 और इंटेग्रल में बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x सीकेंट क्यूब x मल्टीप्लाई होंगे तो सीकेंट पावर 5x और साथ में चलें अभी नहीं करते माइनस सीकेंट क्यूब x और dx। सो इंटेग्रल i विल बी इक्वल टू सीकेंट क्यूब x टेंजेंट x माइनस 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इंटेग्रल भी सेपरेट कर लेते हैं तो ये माइनस 3 इंटेग्रल ऑफ सीकेंट पावर 5x dx माइनस माइनस प्लस 3 इंटेग्रल ऑफ सीकेंट क्यूब x और साथ में dx भी। ओके, अच्छा ये जो सीकेंट पावर 5x dx इंटेग्रल है ये तो हम स्टार्ट में ही सपोज कर चुके हैं कि ये इंटेग्रल i है, तो इसको हम यहाँ पर i पुट कर देंगे। तो इंटेग्रल i इज इक्वल टू सीकेंट क्यूब x टेंजेंट x माइनस 3 टाइम इंटेग्रल i एंड प्लस 3 टाइम इंटेग्रल ऑफ सीकेंट क्यूब x एंड dx। ये माइनस 3i लेफ्ट साइड पर जाएगा तो ये 4i बन जाएगा। सो 4i इज इक्वल टू सीकेंट क्यूब x
टेंजेंट एक्स एंड प्लस 3 टाइम इंटेग्रल ऑफ सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। इसको इसलिए 1 कह रहे हैं क्योंकि हमने इस इंटेग्रल को अब सेपरेट सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड इंटेग्रल आई मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सेपरेटली ये लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल इसे कोई नया नाम देना है तो I1 कह देते हैं। सो I1 इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ सीकेंट क्यूब एक्स एंड डी एक्स। ओके, इसे सॉल्व करने के लिए हम फिर से इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ, अच्छा सीकेंट क्यूब एक्स है, जैसे सीकेंट पावर 5x था तो उसी तरह हम इसको भी लेकर चलेंगे। सीकेंट एक्स अलग कर लेते हैं और सीकेंट स्क्वायर एक्स अलग कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए भी हम सपोज करते हैं u इज इक्वल टू सीकेंट एक्स एंड dv इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड dx। तो du इक्वल होगा सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव जो कि है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स साथ में dx भी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v इक्वल होगा टेंजेंट एक्स। सो अब इंटेग्रल I1 इक्वल है uv यानी सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ v एंड du। v है टेंजेंट एक्स और du है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स एंड dx। ओके, सो इंटेग्रल I1 इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ, ये टेन स्क्वायर एक्स बन गया तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 और साथ में सीकेंट एक्स dx तो मौजूद है। सो इंटेग्रल I1 इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और ये बन जाएगा सीकेंट क्यूब एक्स, तो सेपरेट लिख देते हैं, माइनस इंटेग्रल ऑफ सीकेंट क्यूब एक्स और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ सीकेंट एक्स एंड dx। ये जो इंटेग्रल ऑफ सीकेंट क्यूब एक्स है इसको तो हमने लेट किया है कि ये I1 है। सो इंटेग्रल I1 इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस इंटेग्रल I1 और प्लस इंटेग्रल ऑफ सीकेंट एक्स का फार्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और यहाँ एक कांस्टेंट भी होगा तो इस कांस्टेंट को हम C1 कह देते हैं। सो इंटेग्रल I1 और ये माइनस I1 भी इधर आएगा तो ये 2I1 बन जाएगा। सो 2I1 इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स एंड प्लस C1 बन गया। अच्छा, इस 2 को दूसरी साइड पर डिवाइड करवा दें तो I1 इक्वल होगा, I1 इज इक्वल टू 1/2 एंड सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, इनको इकट्ठा कर लें और ये जो C1 है इसको जब हमने 2 पर डिवाइड किया तो ये बन गया सम अनदर कांस्टेंट C2 लिख लें, यानी C2 यहाँ पर इक्वल है C1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हमें यहाँ I1 की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन एक्चुअली तो हमें फाइंड करना है I को। तो इस I1 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट I1 इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करने से हमें 4i मिलेगा। 4i इक्वल टू सीकेंट क्यूब एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 3 टाइम I1, तो ये 3 और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3/2 एंड सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स मॉड, और ये जो 3 है इस C2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो अगेन एक नया कांस्टेंट ही बनेगा ना, हम उसे C3 कह देते हैं। यानी यहाँ पर जो C3 है वो इक्वल है 3C2। ओके, अच्छा एट द एंड हमें चाहिए तो इंटेग्रल I, सो 4 से डिवाइड कर दें तो इंटेग्रल I मिल जाएगा इक्वल टू 1/4 सीकेंट क्यूब एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 3/2 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3/8 इंटू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और इस C3 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो अगेन एक कांस्टेंट बनेगा, उसको हम C कह देते हैं। यानी यहाँ पर जो C है वो इक्वल है C3
डिवाइडेड बाय 4। ये साथ में ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि कांस्टेंट ही मिल रहा है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने कहीं भी रिडक्शन फार्मूला यूज़ नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही हमने इसको भी सॉल्व किया। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखिए। इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई। तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल आई है और इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। अब हम ये जानते हैं कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के इनसाइड इन्वॉल्व हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की जाती है। तो हम यहाँ ये सपोज करेंगे, बस फ़र्क ये है कि पहले x होता था, y मौजूद है, सो y इज़ इक्वल टू 1 साइन थीटा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उस सूरत में सपोज किया जाता है x इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ a की जगह 1 मौजूद है। सो डी वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, डी वाई इक्वल होगा साइन थीटा का डेरिवेटिव जो कि है कॉस थीटा और साथ में डी थीटा भी। सो इंटेग्रल आई विल बी इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ वाई स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डी वाई विच इज कॉस थीटा एंड डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये जस्ट कॉस थीटा और यहाँ पर भी कॉस थीटा डी थीटा। इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब रह गया इंटेग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब इंटीग्रेट करना होता है तो इसको ये आइडेंटिटी यूज़ की जाती है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखने वाले हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और साथ में डी थीटा भी है। ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसे आउटसाइड ले जाएं, सो 1/2 और यहाँ पर ये रह जाएगा इंटेग्रल ऑफ डी थीटा एंड माइनस इंटेग्रल ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। सो ये बन गया 1/2 इंटू थीटा और कॉस का इंटेग्रल होता है साइन, डेरिवेटिव नेगेटिव साइन और इंटेग्रल पॉजिटिव साइन। सो ये बन गया माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस अ कांस्टेंट c। ओके, तो लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें तो वेरिएबल y मौजूद है, अभी हम थीटा में आ चुके हैं तो इस थीटा को फिर y में भी चेंज करेंगे। हम अभी लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस c। इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो एक्चुअली अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है साइन थीटा और कॉस थीटा की। यहाँ से देखें साइन थीटा तो हमें मालूम है जो कि y है और कॉस थीटा फाइंड करने के लिए जैसा कि मैं पहले सॉल्व करवाता रहा हूँ, हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। इसमें अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, इट मीन ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है y/1। तो ये जो तीसरी साइड होगी ये होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो इस तरह हमें यहाँ से कॉस थीटा मिल जाएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 या फिर जस्ट 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इनको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा 1/2। अच्छा थीटा क्या है, थीटा हम यहाँ से पुट करेंगे, थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स वाई। सो 1/2 साइन इनवर्स वाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा है y और कॉस थीटा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देखिए। इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन 2x एंड dx को। ओके, तो पहले की तरह हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल i है। ओके, हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल i दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल और स्क्वायर रूट के इनसाइड 1 माइनस साइन 2x, साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x एंड dx। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने अभी चेक किया था कि इसका जो बुक में आंसर दिया गया है वो सिर्फ एक है, हालांकि इसके अलावा एक और आंसर भी होना चाहिए। देखिए कैसे। अब ये जो 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x।
तो ये इंटेग्रल आई इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ स्क्वायर रूट एज इट इज़। 1 की जगह हम पुट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो पहले से ही मौजूद है -2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साथ में डी एक्स भी है। अच्छा, ये इंटेग्रल आई इक्वल हो जाएगा इंटेग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज़ a माइनस बी। सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट एंड डी एक्स। यहाँ पर 1 मिनट आप रुक के ज़रा सोचें कि अगर हमने यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की बजाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा होता, तो फिर क्या ये कुछ यूं ना बन जाता कॉस एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और साथ में डी एक्स भी होता। यानी ये पॉसिबिलिटी भी तो थी ना, क्योंकि हम ये जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है b माइनस ए होल स्क्वायर। यानी मैं फिर बता दूं कि अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की बजाय हमने ये लिखा होता कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिलता इंटेग्रल ऑफ स्क्वायर रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर तुमने लिखा है इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रख के चलना है। देखें कैसे। अभी मैं इसको यहीं रहने देता हूँ और फिर इसकी वजह आगे हम डील कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। खैर, अच्छा, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट बन गया है, लेकिन यहीं पर हम गलती करते हैं कि इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करके सिर्फ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंटेग्रल आई इक्वल है इंटेग्रल ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड डी एक्स। एक्चुअली रूल ये है कि ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल होता है मॉड ऑफ ए। अब इसमें वो दोनों केस डिस्कस हो जाएंगे। यानी इंटेग्रल आई इक्वल है इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मॉड के साथ और डी एक्स, ना कि सिर्फ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा, मॉड की प्रॉपर्टीज क्या है? मॉड डिफाइन इस तरह से है कि किसी भी नंबर का मॉड लेना हो तो वो या तो पॉजिटिव ए होता है या फिर नेगेटिव ए होता है। जबकि पॉजिटिव ए तब होता है जब ए खुद ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा हो, और नेगेटिव ए तब लिखा जाता है जब ए लेस देन ज़ीरो हो। इसका मतलब इस मॉड को भी हमने दो तरह से सॉल्व करना है, तो इसलिए यहाँ पर हम दो केस अलग अलग बनाएंगे। केस 1 हम ये ले लेते हैं कि अगर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स जो है वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा हो, तो उस सूरत में इंटेग्रल आई क्या होगा? इंटेग्रल आई अब इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स एंड टी एक्स। क्योंकि जब ये ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा है तो मॉड वैसे ही ओपन हो जाता है, यानी सिर्फ वो ए लिखा जाता है। तो ये इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स बन गया। इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉज एक्स, और इंटेग्रल ऑफ कॉज एक्स होता है साइन एक्स और प्लस सी। तो अब एक आंसर हमें ये मिला है। इसी तरह यहाँ जो केस 2 है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि केस टू हम ये ले लेते हैं कि अगर यही साइन एक्स माइनस कॉज एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो हो, तो उस सूरत में हमारा इंटेग्रल आई किस तरह बनेगा? तब इंटेग्रल आई लिखा जाएगा इंटेग्रल ऑफ, और इस सारे की जगह नेगेटिव ऑफ दैट नंबर लिखा जाएगा, यानी ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स एंड डी एक्स। ओके, तो अब हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ माइनस साइन एक्स एंड प्लस कॉज एक्स एंड डी एक्स। तो इंटेग्रल ऑफ नेगेटिव साइन जो है ये बन जाएगा कॉज एक्स, और इंटेग्रल ऑफ कॉज जो कि है साइन एक्स एंड प्लस सी। अब बुक में सिर्फ ये आंसर दिया गया है, जबकि ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने अलग अलग ये दो केस डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखिए। पार्ट नंबर 6 में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ यूँ है कि हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ 10 पावर 5x, और इसके साथ है सीकेंड पावर 5 ओवर 2x dx। अब ये जो पावर 5 ओवर 2 लिख दी गई है, ये सिर्फ आप इससे थोड़ा से कंफ्यूज हो सकते हैं, वरना इसमें और कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए कैसे। अच्छा, इसमें 10 भी है, सीकेंड भी है,
तो हम इसे कुछ यूँ सिंप्लीफाई करते हैं कि इंटेग्रल आई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 10 पावर 5 है, तो 10 पावर 4 सेपरेट कर लेते हैं और एक 10x सेपरेट कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है सीकेंट पावर 5/2। जो 5/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 + 1। ओके, यानी सीकेंट पावर 5/2 को हम लिख सकते हैं सीकेंट पावर 3/2x एंड सीकेंट x, और साथ में dx भी है। ओके, अच्छा, तो ये जो 10x सीकेंट x है इसको हम एक साइड पे कर लेंगे और बाकियों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इंटेग्रल आई कैन बी रिटन एज इंटेग्रल ऑफ 10 पावर 4x को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर, साथ में सीकेंट पावर 3/2x और अलग से 10x सीकेंट x, साथ में dx भी। अच्छा, तो 10 स्क्वायर x इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x -1। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x मौजूद है, तो बाकी तमाम एक्सप्रेशंस में सिर्फ सीकेंट x ही मौजूद नज़र आए। तो यहाँ पर ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x -1 होल स्क्वायर, साथ में सीकेंट पावर 3/2x भी और 10x सीकेंट x dx तो पहले से मौजूद है। a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंट पावर 3/2x, और ये सेपरेट ही रहेगा टेंजेंट x सीकेंट x एंड dx। तो हम इनको और इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ सीकेंट पावर 4 एंड सीकेंट पावर 3/2। तो 4 + 3/2 पावर z हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2 4 ज़र 8, 8 + 3 11/2। सो सीकेंट पावर 11/2x प्लस सीकेंट पावर 3/2x एंड -2 सीकेंट पावर यहाँ फिर ऐड होगी 2 + 3/2, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़र 4, 4 + 3 7/2। सो -2 सीकेंट 7/2x, और इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टेंजेंट x सीकेंट x एंड dx। अच्छा, तो हम इसे सेपरेटली मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटेग्रल लिख सकते हैं। ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ सीकेंट पावर 11/2x मल्टीप्लाई विद टेंजेंट x सीकेंट x एंड dx, तो प्लस इंटेग्रल ऑफ सीकेंट पावर 3/2x और इसके साथ भी 10x सीकेंट x dx, और लास्ट में -2 आउटसाइड लिख लें इंटेग्रल ऑफ सीकेंट पावर 7/2x और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10x सीकेंट x और dx। तो यहाँ जस्ट हमें यहाँ पर आप देखें ये सीकेंट x और साथ में सीकेंट x का डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसलिए पावर रूल के अकॉर्डिंग सीकेंट की एक पावर बढ़ा देंगे, यानी ये बन जाएगा सीकेंट पावर पहले 11/2 है तो अब बन जाएगा 11/2 + 1 जो कि बनता है 13/2। सो सीकेंट पावर 13/2x एंड डिवाइडेड बाय 13/2। सिमिलरली ये बन जाएगा सीकेंट पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 एंड डिवाइडेड बाय 5/2, और -2 सीकेंट की यहाँ पर भी एक पावर बढ़ा देंगे तो 7/2 + 1 होता है 9/2 एंड डिवाइडेड बाय 9/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर बता सकते हैं। ये बन गया 2/13 सीकेंट पावर 13/2x प्लस 2/5 सीकेंट पावर 5/2x और -4/9 सीकेंट पावर 9/2x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये है इसका आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर 7 देखिए। पार्ट नंबर 7 में जो इंटेग्रल हमने सॉल्व करना है वो है इंटेग्रल ऑफ cos x dx डिवाइडेड बाय 2 + sin x एंड मल्टीप्लाई विद 3 + sin x। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल आई है और इसको हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन करने वाले हैं। कैसे, आप ज़रा नीचे नोट करें 2 + sin x 3 + sin x, यानी ये प्रोडक्ट है दो फैक्टर्स हैं
और ऊपर कॉज एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो पहले ज़रा इसकी फॉर्म चेंज करते हैं, हम ये लेट कर लेते हैं कि u इक्वल है साइन एक्स। अगर u साइन एक्स के इक्वल है तो डी यू इक्वल होगा कॉज एक्स एंड डी एक्स। तो अब इंटेग्रल आई लिखा जाएगा इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ कॉज एक्स डी एक्स जो कि डी यू है एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू मल्टीप्लाई विद 3 प्लस यू। ओके, तो अब इसकी पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर यहाँ पर पुट करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम क्या सपोज करने वाले हैं, हम ये सपोज करेंगे कि 1/2 प्लस यू मल्टीप्लाई विद 3 प्लस यू इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू एंड प्लस b डिवाइडेड बाय 3 प्लस यू। जैसा कि हम पार्शियल फ्रैक्शन करते रहे हैं, पीछे हम एक पूरी एक्सरसाइज भी इस तरह की सॉल्व कर चुके हैं। सो 1 इक्वल होगा a इंटू 3 प्लस यू प्लस b इंटू 2 प्लस यू। सो जब हम इसमें पुट करेंगे u इक्वल टू -2 तो उस सूरत में हमें वैल्यू मिलेगी a की, और a 1 इक्वल होगा a इंटू 3 -2, सो a विल बी इक्वल टू 1। ओके, अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं u इज इक्वल टू -3, इसमें पुट करेंगे तो 1 इक्वल होगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 -3, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो जब a और b दोनों मिल गए तो हम अपने इंटेग्रल i को दोबारा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसकी इस फॉर्म को दोबारा लिखें पहले। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू मल्टीप्लाई विद 3 प्लस यू इक्वल होगा a/2 प्लस यू, यानी 1/2 प्लस यू, या u प्लस 2 लिख दें, और प्लस b ओवर यानी -1/3 प्लस यू, या फिर u प्लस 3 लिख लें। सो इंटेग्रल i विल बी रिटन एज इंटेग्रल ऑफ डी यू ओवर 2 प्लस यू 3 प्लस यू, यानी 1 डिवाइडेड बाई यू प्लस 2 और -1 ओवर यू प्लस 3, और इसके साथ मौजूद है डी यू भी। सो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। 1 ओवर यू प्लस 2 है तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ यू प्लस 2, और -1 ओवर यू प्लस 2 है तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ यू प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट। सो ln a माइनस ln b इक्वल होता है ln a ओवर b। सो u प्लस 2 ओवर u प्लस 3 एंड प्लस c। लेकिन हमें आंसर अपने पहले वाले वेरिएबल में चाहिए जो कि x है। तो u हमने क्या सपोज किया था, साइन x, यहाँ पर पुट कर देंगे, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय साइन x प्लस 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स एंड डी एक्स। इस तरह के भी काफ़ी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होने वाला है। सो अगर ये i के इक्वल है तो इसमें दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, एक अलजेब्राइक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो हम u सपोज करेंगे अलजेब्राइक फंक्शन को, यानी u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बाकी सब कुछ dv जो कि साइन एक्स डी एक्स है। तो du इक्वल होगा 2x dx और v इक्वल होगा साइन एक्स का इंटेग्रल जो कि है माइनस कॉस एक्स। सो इंटेग्रल i इज इक्वल टू यू वी एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ v एंड डी यू, v है माइनस कॉस एक्स एंड डी यू जो कि है 2x dx। ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 और इंटेग्रल में x कॉस एक्स dx। अच्छा, यहाँ फिर से एक इंटीग्रेशन आ गई है ऐसी जिसे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करना है। तो x कॉस एक्स है तो यहाँ हम यूज फिर से सपोज करेंगे x और dv सपोज करेंगे कॉस एक्स dx। तो du इक्वल होगा dx और v इक्वल होगा कॉस एक्स का इंटेग्रल जो कि साइन एक्स होता है। सो इंटेग्रल i विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स
एंड प्लस 2 टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो यू वी यानी एक्स साइन एक्स एंड माइनस इंटेग्रल ऑफ वी एंड डी यू, वी है साइन एक्स और डी यू है डी एक्स। सो इंटेग्रल आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स एंड माइनस 2 टाइम इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स। तो अब इंटेग्रल आई इक्वल होगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स और माइनस 2 इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स जो है ये माइनस कॉज एक्स के इक्वल होता है, तो ये प्लस बन जाएगा और कॉज एक्स प्लस सी, या फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं इंटेग्रल आई इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉज एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ बन जाता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 देखिए। पार्ट नंबर 9 में हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉज 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको भी हम इंटेग्रल आई सपोज कर लेते हैं। अच्छा, अब आप इसमें देखें एक बड़ा एंगल है और थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये u है। सो लेट u इज इक्वल टू 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो हमें तो d थीटा चाहिए, यहाँ से हम du लें तो ये इक्वल होगा 5/2 एंड d थीटा, या फिर आप लिख सकते हैं d थीटा इज इक्वल टू 2/5 एंड du। सो इंटेग्रल आई लिखा जाएगा इंटेग्रल ऑफ d थीटा यानी 2/5 du डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के इनसाइड 1 प्लस कॉज u बन जाएगा। 2/5 को आउटसाइड ले जाएं तो ये बन गया इंटेग्रल ऑफ डी यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉज u। अच्छा, ये 1 प्लस कॉज u, यहाँ फिर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। कैसे जी? हम ये जानते हैं कि 1 प्लस कॉज 2 थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें तो यहाँ सिर्फ u गिवन है, यानी यहाँ 2 थीटा की बजाय अगर आप सिर्फ थीटा लिखें तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2, यानी 1 प्लस कॉस u बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर u ओवर 2। सो इंटेग्रल आई इज इक्वल टू 2/5 और हम इसे लिखेंगे इंटेग्रल डी यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉज u को हम इकट्ठा लिखने वाले हैं 2 कॉस स्क्वायर u ओवर 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं 2/5 इंटेग्रल ऑफ डी यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, और स्क्वायर लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा जस्ट कॉज u ओवर 2। इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी बाहर लिखते हैं। सो इंटेग्रल आई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इंटेग्रल में नीचे कॉज है तो ऊपर जाकर सीकेंट बन जाएगा, यानी सीकेंट u ओवर 2 एंड du। तो सीकेंट का फार्मूला तो हम जानते हैं, सीकेंट का इंटेग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट। लेकिन यहाँ इसका जो u ओवर 2 है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2, तो इसलिए यहाँ पहले हम 1/2 लिखेंगे और आउटसाइड 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या किया हमने, 2 के साथ डिवाइड किया और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया। सो इंटेग्रल आई इक्वल हुआ 4 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं इंटेग्रल ऑफ सीकेंट थीटा इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट u ओवर 2 प्लस टेंजेंट u ओवर 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पर u की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। u हमने क्या सपोज कर रखा है, 5 थीटा ओवर 2। सो 5 थीटा ओवर 2 पुट करेंगे तो इंटेग्रल आई इक्वल होगा 4 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट, u है 5 थीटा ओवर 2, सो 5 थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस टेंजेंट u है 5 थीटा ओवर 2 एंड डिवाइडेड बाय 2।
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी है। अच्छा, बुक में जो आंसर दिया गया है वो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया। इस 4 को हम वैसे ही लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और जो दूसरे वाला 2 है उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। तो इस स्क्वायर रूट 2 से ये स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और एट द एंड हमें आंसर मिलेगा इंटेग्रल आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट, ये 5 थीटा ओवर 4 बन जाएगा, एंड प्लस टेंजेंट में भी बन जाएगा 5 थीटा ओवर 4 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 देखिए। इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 81। तो हम इसको इंटेग्रल आई लेट करते हैं। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं इंटेग्रल आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 81 को लिखा जा सकता है 9 स्क्वायर। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ से इसे x प्लस 9 एक्स माइनस 9 लिखें और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें और फिर इसका आंसर लिखें, या फिर दूसरा तरीका जो मैं करने वाला हूँ, हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है। टेबल में फार्मूला नंबर 21 जो है उसके अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 2a नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए एंड प्लस कांस्टेंट। तो मैं ये फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ। इसमें a क्या है, 9 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इंटेग्रल i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 9 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए यानी x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस ए यानी x प्लस 9 एंड प्लस कांस्टेंट। सो हमें यहाँ से आंसर मिल गया इंटेग्रल आई जो कि इक्वल है 1/18 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 9 एंड प्लस सी। अगर दूसरी तरह से भी आप करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 11, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 था ये। पार्ट नंबर 11 भी सेम वैसे सॉल्व करेंगे। कैसे, स्टेटमेंट देखिए, इंटेग्रल ऑफ कॉट पावर 5x एंड कोसिकेंट पावर 3/2x और साथ में dx भी मौजूद है। तो हम इसको पहले की तरह लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल आई के इक्वल है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप देखें, एक कॉट है और एक कोसिकेंट है, तो इसमें से एक कॉट और एक कोसिकेंट को सेपरेट करेंगे। हम लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ कॉट पावर 4x मल्टीप्लाई विद कॉट x, और इसी तरह ये जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1। तो पावर 1/2 अलग कर लेते हैं और पावर 1 अलग कर लेते हैं, कोसिकेंट x और साथ में dx हो जाएगा। सो ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ कॉट पावर 4x, यानी हम इसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर x का स्क्वायर कोसिकेंट पावर 1/2x सेम, और ये जो कॉट x कोसिकेंट x है इसको सेपरेट कर लेते हैं, कॉट x कोसिकेंट x और साथ में dx भी। ओके, या फिर हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल कॉट स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इसका स्क्वायर बन जाएगा, साथ में होगा कोसिकेंट पावर 1/2x और यहाँ पर है कॉट x मल्टीप्लाई विद कोसिकेंट x एंड dx। स्क्वायर ओपन करते हैं, ये बनेगा इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 टाइम कोसिकेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाई विद कोसिकेंट पावर 1/2x एंड मल्टीप्लाई विद कॉट x कोसिकेंट x एंड dx। ये जो कोसिकेंट पावर 1/2 है इसको भी इसके इनसाइड मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट पावर 4x। अच्छा, पावर 4 और पावर 1/2 ऐड हो जाएंगी, तो 4 प्लस 1/2, ये थोड़ा सा रफ वर्क है जो कि आपने करना है। 2 4 ज़र 8 प्लस 1 9/2, ये सेपरेट कर लेना। कोसिकेंट पावर 9/2x प्लस कोसिकेंट पावर 1/2x एंड माइनस 2 कोसिकेंट पावर 2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो ये 5/2 बन जाएगा। सो 5/2x, और यहाँ पर सेपरेटली मौजूद है कॉट x एंड कोसिकेंट x एंड dx। ओके,
इनको अब हम इनसाइड हर एक से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इंटेग्रल आई इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ कोसेकेंट पावर 9/2x एंड मल्टीप्लाई विद कॉट एक्स कोसेकेंट एक्स और साथ में dx भी है। इसी तरह सेकंड में इंटेग्रल ऑफ कोसेकेंट पावर 1/2x और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉट एक्स कोसेकेंट एक्स एंड dx एंड सिमिलरली -2 इंटेग्रल ऑफ कोसेकेंट पावर 5/2x और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉट एक्स कोसेकेंट एक्स को एंड dx। ओके, अब इसमें ज़रा फर्स्ट इंटेग्रल को आप देखिए। ये एक फंक्शन है कोसेकेंट एक्स, इसकी कुछ पावर है और कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉट एक्स कोसेकेंट एक्स या माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। यहाँ पर है कॉट एक्स कोसेकेंट एक्स, तो साथ में नेगेटिव चाहिए। ऐसा करते हैं कि यहाँ हम इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और आउटसाइड भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऐसा ही बाकी दोनों इंटेग्रल्स में भी करेंगे। ये देखें कोसेकेंट है तो इसका डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए और डेरिवेटिव है लेकिन सिर्फ नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए एक नेगेटिव से यहाँ मल्टीप्लाई किया और आउटसाइड भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो वो बाहर जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो इंटेग्रल आई इक्वल होगा कोसेकेंट की एक पावर बढ़ जाएगी, कोसेकेंट पावर 9/2, 9/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 11/2 बन जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 11/2। सिमिलरली माइनस कोसेकेंट पावर पहले 1/2 है, जब 1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 3/2। सिमिलरली +2 कोसेकेंट की पावर 5/2 है, 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7/2। सो कोसेकेंट 7/2x डिवाइडेड बाय 7/2 एंड प्लस कांस्टेंट। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। सो इंटेग्रल आई इज इक्वल टू 2/11 कोसेकेंट पावर 11/2x माइनस 3/2 है तो 2/3 कोसेकेंट पावर 3/2x और 2 2s are 4/7 कोसेकेंट पावर 7/2x एंड प्लस कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 में हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ कॉस पावर 5x एंड साइन पावर 5x एंड dx। इसको हम इंटेग्रल आई लेकर चलते हैं। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो मैं ऐसा चाहूँगा कि कॉज एक कॉज एक्स सेपरेट हो जाए और बाकी सारे ही साइन बन जाए। सो इंटेग्रल आई को हम लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ साइन पावर 5x एज इट इज़। कॉज पावर 5x को हम लिख सकते हैं कॉज पावर 4x और साथ में कॉज x एंड dx। ओके, ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ साइन पावर 5x एज इट इज़, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट कॉज पावर 4 ऐसे हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स एंड होल स्क्वायर एंड कॉज एक्स एंड dx, या फिर इंटेग्रल ऑफ साइन पावर 5x मल्टीप्लाई विद कॉज स्क्वायर एक्स जो कि होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विद कॉज एक्स dx, या फिर हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ साइन पावर 5x, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड -2ab मल्टीप्लाई विद कॉज एक्स एंड dx। इस कॉज एक्स dx को हम नहीं छेड़ते बल्कि इससे पहले वाले जो दो प्रोडक्ट हैं इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ साइन पावर 5x, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इसी तरह प्लस बन जाएगा साइन पावर 5 एंड साइन पावर 4, सो साइन पावर 9x, साइन पावर 5 और साइन पावर 2, सो साइन पावर 7, सो -2 साइन पावर 7x एंड मल्टीप्लाई विद कॉज x एंड dx। तो अब हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ साइन पावर 5x मल्टीप्लाई विद कॉज x एंड dx। इसी तरह प्लस इंटेग्रल ऑफ साइन पावर 9x मल्टीप्लाई विद कॉज x एंड dx और -2 इंटेग्रल ऑफ साइन पावर 7x मल्टीप्लाई विद कॉज x एंड dx। सो साइन का डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा साइन पावर 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस
साइन पावर 9 है तो एक पावर और बढ़ जाएगी, सो साइन पावर 8x डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2। साइन पावर 7 है तो साइन पावर सॉरी ये 9 है तो 10 बन जाएगा, और ये 8 बन जाएगा, साइन पावर 8x डिवाइडेड बाय 8 एंड प्लस सी। आप चाहें तो यहाँ 2 को इससे कैंसिल कर दें, 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ जस्ट नीचे 4 लिखा जाएगा, और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब नेक्स्ट जो 13 से ऑनवर्ड 16 तक हैं ये सारे डेफिनेट इंटेग्रल्स हैं। तो पार्ट नंबर 13 है, इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होल पावर 5 एंड मल्टीप्लाई विद 2x प्लस 3 एंड dx, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से 2 तक। तो हम इसको लेट करते हैं कि ये वैल्यू i के इक्वल होगी। तो 6 जो कि कांस्टेंट है, इस 6 को तो हम यहाँ से बाहर निकाल लें। 6 को जब बाहर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पावर 5, और साथ में मौजूद है 2x प्लस 3 एंड dx। अच्छा, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव ये नहीं होता 2x प्लस 3। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3 और 2 का डेरिवेटिव 0। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इंटेग्रल में किसी फंक्शन की पावर n है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो उस सूरत में क्या किया जाता है, फंक्शन की एक पावर बढ़ा दी जाती है और नीचे वही बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसलिए ये बन जाएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी तो 6 बन जाएगी, डिवाइडेड बाय 6, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से 2 तक। तो ये 6 से तो ये 6 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि 2 है, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 और इसकी पावर 6, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे जो कि 0 है, सो 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 एंड होल पावर 6। सो ये बन गया 2 पावर 2 4 प्लस 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 होल पावर 6 एंड माइनस 0 प्लस 2, सो 2 पावर 6। तो ये बन गया 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 पावर 6 माइनस 2 पावर 6। तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो कैलकुलेटर यूज़ करके जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट वो आंसर लिख रहा हूँ, वो होगा 2985920। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 देखिए। पार्ट नंबर 14 कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ cos पावर 3x स्क्वायर रूट के इनसाइड है sin x और साथ में है dx, और लिमिट्स हैं 0 से पाई ओवर 2 तक। सो इसको भी लेट करते हैं कि ये i के इक्वल है और इसको इवेलुएट करेंगे। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 cos क्यूब x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x एंड cos x। अच्छा, ये sin x का स्क्वायर रूट, इसे भी हम लिख सकते हैं पावर 1 ओवर 2। तो चूंकि हमने पहले cos स्क्वायर लिखा तो एक cos तो रहता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं cos x एंड dx। तो cos स्क्वायर x को भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है साइन पावर 1 ओवर 2x एंड cos x dx। इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले दोनों को, तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 तक साइन पावर 1 ओवर 2x माइनस साइन पावर 1 ओवर 2 और 2 ऐड होकर बन जाते हैं 5 ओवर 2x, और साथ में मौजूद है cos x एंड dx। इनको मल्टीप्लाई करें, ये लिखा जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 1 ओवर 2x मल्टीप्लाई विथ cos x, इसी तरह माइनस साइन पावर 5 ओवर 2x मल्टीप्लाई विथ cos x एंड dx। तो इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है पावर रूल के अकॉर्डिंग। ये बन जाएगा साइन पावर 3 ओवर 2x डिवाइडेड बाय 3 ओवर 2। इसी तरह ये बन जाएगा माइनस साइन 5 ओवर 2 में 1 ऐड होगा तो 7 ओवर 2x डिवाइडेड बाय 7 ओवर 2, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से पाई बाई 2 तक। इसको हम लिख सकते हैं 2 ओवर 3 साइन पावर 3 ओवर 2x, और इसको माइनस 2 ओवर 7
साइन पावर 7/2x और लिमिट्स हैं 0 से π/2 तक। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट π/2 है तो ये बन जाएगा 2/3 साइन पावर 3/2 ऑफ π/2 माइनस 2/7 साइन पावर 7/2 ऑफ π/2। ये तो हुई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो साइन 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 माइनस 0 बन जाएगा। अच्छा, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है तो 1/3/2 भी 1 ही होगा। सो ये बन गया 2/3 माइनस 2/7। साइन π/2 1, सो 1/7/2 अगेन 1। इनका एलसीएम लेंगे, 7 3 ज़ार 21, 3 7 ज़ार 21, सो 7 2 ज़ार 14 माइनस 7 3 ज़ार 21, सो 3 2 ज़ार 6, तो 14 माइनस 6 जो कि 8 होता है, सो 8/21 इसका आंसर होगा। इसके बाद सेकंड लास्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 में सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी लिमिट्स हैं -a से पॉजिटिव a तक। अच्छा, ये अगर इंटेग्रल आई है तो इसमें एक फंक्शन इन्वॉल्व है, और मैं पहले भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए ये बता चुका हूँ कि अगर डेफिनेट इंटेग्रल में लोअर और अपर लिमिट एक दूसरे का नेगेटिव हों तो सबसे पहले ये चेक करें कि उसमें मौजूद फंक्शन कहीं ऑड तो नहीं है। अगर वो ऑड होगा तो हम डायरेक्ट उसको 0 लिख देंगे। तो यहाँ हम अगर ये लेट कर लें कि ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या एफ ऑड है? ये चेक करने के लिए हम एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं। ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर, तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑड है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, सो इंटेग्रल आई दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक दूसरे का नेगेटिव है और ऑड फंक्शन का इंटेग्रल लिया जा रहा है, सो ये 0 की इक्वल होगा। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 16, जिसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये आई है, और ये तो डायरेक्ट एक फार्मूला बन रहा है, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर a। तो ये लिखा जाएगा 1/a tan इनवर्स x ओवर a, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से a तक। पहले अपर लिमिट पुट करें तो 1/a tan इनवर्स a ओवर a, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 1/a tan इनवर्स 0 ओवर a। तो tan इनवर्स a ओवर a 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, सो 1/a π/4 माइनस 1/a tan इनवर्स 0 जो कि 0 के इक्वल होता है। तो हमें इस तरह से आंसर मिल गया पाई डिवाइडेड बाय 4a। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हुआ।